नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है। तो आइए जानते हैं व्हाट आर लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो लर्निंग डिसेबिलिटी आर प्रॉब्लम दैट अफेक्ट द ब्रेन एबिलिटी टू रिसीव, प्रोसेस, एनालाइज और स्टोर इंफॉर्मेशन। जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो एक प्रकार की प्रॉब्लम है जो ब्रेन की एबिलिटी को अफेक्ट करती है और जो भी इंफॉर्मेशन की प्रोसेस होती है उसको रिसीव करने से रोकती है और एनालाइज और स्टोर करने की क्षमता को रोकती है। मतलब हम कह सकते हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है वो लर्निंग करने के लिए जो भी प्रोसेसिंग होती है, एनालाइजिंग होती है या इंफॉर्मेशन स्टोरेज की बात करें तो उन सारी चीजों को अफेक्ट करती है। These problems can make it difficult for a student to learn as quickly as someone who isn't affected by learning disability. ये समस्याएं एक छात्र के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जल्दी से सीखना मुश्किल बना सकती हैं जो सीखने की अक्षमता से प्रभावित हो नहीं है। मतलब जो ये अक्षमता है या फिर हम कहें ये डिफिकल्टी है, ये किसी स्टूडेंट की लर्निंग को बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड करती हैं। अगर वो जल्दी से सीखना चाहते हैं तो जल्दी से वो सीख नहीं पाते, स्लो लर्नर हो जाते हैं। बहुत बार पढ़ने में दिक्कत होती है, बहुत बार लिखने में दिक्कत होती है, कैलकुलेशन की दिक्कत होती है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो सामने आती हैं। डेफिनेशन, अब हम डेफिनेशन देखते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी की क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन हम देखते हैं नेशनल जॉइंट कमिटी ऑन लर्निंग डिसेबिलिटी 1980s की। A heterogeneous group of disorder manifested by significant difficulty in the acquisition and use of listening, speaking, reading, writing, reasoning, or mathematical abilities. These disorders are intrinsic to the individual and presumed to be due to central nervous system dysfunction. मतलब जो विकारों का एक विषम समूह है जो सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने या फिर लॉजिक लगाने या कैलकुलेशन की जो एबिलिटी है उसको रिशिफ्ट करने या एक्विजिशन करने और उसके उपयोग में महत्वपूर्ण कठिनाइयों में प्रकट होता है। जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो हेट्रोजेनियस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर कहलाता है। मतलब इसमें क्या होता है, डिफिकल्टी होती है लिसनिंग की, स्पीकिंग की, रीडिंग की, राइटिंग की, रीजनिंग की, और जो मैथमेटिकल एबिलिटीज होती हैं इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न करती हैं। ये विकार के ये विकार व्यक्ति के लिए आंतरिक और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थिरता के कारण माना जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ एलडी, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी 2000 में दिया गया था। इसमें देखते हैं कि क्या चीजें हैं। स्ट्रॉन्ग कन्वर्जिंग एविडेंस सपोर्ट द वैलिडेटिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, एसएलडी। मतलब एसएलडी का फुल फॉर्म है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। दीज एविडेंस इज पर्टिकुलरली impressive because it converges across different indicators and methodologies. The central concept of SLD involves disorder of learning and cognition that are intrinsic to the individual. SLD are specific in the sense that these disorders each significantly affect a relatively narrow range of academic and performance outcomes. मतलब एलडी की जो अवधारणा है जो 2000 में आई थी, इसमें जो एलडी है उसके बारे में दिया गया मजबूत अभिसरण साक्ष्य जो प्रूफ होते हैं या फिर एविडेंस की बात करें, विशिष्ट सीखने की अक्षमता। एसएलडी मतलब स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की अवधारणा की वैधता का समर्थन करता है। ये सबूत विशेष रूप से प्रभावशाली है क्योंकि ये विभिन्न संकेतकों और पद्धतियों में अभिसरण करता है। इस एलडी की केंद्रीय अवधारणा में सीखने और अनुभूति के विकार शामिल हैं जो व्यक्ति के लिए आंतरिक है। मतलब ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है ये आंतरिक होती है। एसएलडी इस अर्थ में विशिष्ट है कि ये विकार प्रत्यक्ष शैक्षणिक प्रदर्शन और परिणामों की अपेक्षाकृत संकीर्ण सीमा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। मतलब जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है ये सेंस मतलब अगर हम इसकी बात करें तो ये जो बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस होते हैं या जो आउटकम होते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं।
SLD may occur in combination with other disabling conditions, but they are not due primarily to other conditions such as intellectual disability, behavior distribution, lack of opportunity to learn, or primary sensory deficit. जो SLD है या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है वो अन्य अक्षम स्थितियों के साथ संयोजन में हो सकता है, लेकिन वे मुख्य रूप से अन्य स्थितियों के कारण नहीं होते। जैसे अगर हम किसी की बात करें कि बौद्धिक विकलता है या व्यवहार संबंधी कोई गड़बड़ी है या सीखने के अवसर की कमी या प्राथमिक संवेदी डिफिसिट होता है, तो ये एडजस्टमेंट में या फिर उनकी कंडीशन में हो सकता है, किसी भी डिसेबिलिटी के साथ हो सकता है। नेचर एंड कॉजेज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। तो सबसे पहले नेचर एंड कॉजेज में हेरिडिटी है। लर्निंग डिसेबिलिटी ऑफ्टन रन इन द फैमिली। लर्निंग डिसेबिलिटी की जो अक्षमता है वो अक्सर परिवार में होती है, परिवार के किसी सदस्य में होती है और उसकी वजह से बच्चे में हो जाती है। Children with learning disability are likely to have parents or other relatives with similar difficulties. इसमें जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है वो सीखने की अक्षमता वाले बच्चों में समान कठिनाइयों वाले माता पिता या अन्य रिश्तेदार होने की संभावना होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल परिवार की बात करें तो दादाजी में है तो फिर पोते में हो जाती है, या फिर मम्मी पापा में तो बच्चे में हो जाती है, फिर किसी नाना वाले पक्ष में किसी को है तो फिर बच्चे में होने के चांसेस होते हैं। प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड बर्थ। Learning difficulties can result from anomalies in the developing brain, illness or injury, fatal exposure to alcohol or drugs, low birth weight, oxygen deprivation or by premature or prolonged labor. सीखने की अक्षमता जो विकासशील मस्तिष्क बीमारी या चोट, शराब या ड्रग्स के लिए भ्रूण के जोखिम, कम जन्म वजन, ऑक्सीजन की कमी या समय से पहले या लंबे समय तक श्रम के कारण हो सकती है। मतलब अगर हम प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड बर्थ की बात करें तो अगर मदर ने अल्कोहल लिया है या ड्रग्स लिए हैं या फिर कोई इंजरी हुई है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या इलनेस है या फिर मस्तिष्क से रिलेटेड या ब्रेन से रिलेटेड कोई बीमारी है या ऑक्सीजन की कमी है, तो भी लर्निंग डिसेबिलिटी होने के चांसेस होते हैं। एक्सीडेंट आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद अगर एक्सीडेंट हो जाए तो भी लर्निंग डिसेबिलिटी होने के चांसेस होते हैं। जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी कैन ऑल्सो बी caused by head injury, malnutrition or by a toxic exposure such as heavy metals or pesticides. सीखने की क्षमता सिर की चोटों, कुपोषण या विषाक्त जोखिम जैसे भारी धातुओं या कीटनाशकों के कारण हो सकती है। सीखने की अक्षमता जो होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल सर पे चोट लग गई या फिर कुपोषण का शिकार हो गया या फिर इसके अलावा कोई टॉक्सिक एक्सपोजर हो गया, हैवी मेटल्स हो गया, तो इसकी वजह से भी एक्सीडेंट होने के कारण लर्निंग डिसेबिलिटी होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी की विशेषताएं क्या हैं। तो आइए जानते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी की विशेषताएं क्या हैं। पहली जो विशेषता है, लर्निंग डिसेबिलिटी आर ऑफ्टन आइडेंटिफाई बाय साइकेट्रिक, स्कूल साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड neuropsychologist through a combination of intelligence testing, academic achievement testing, classroom performance, and social instruction and social interaction and aptitude. Other areas of assessment may include perception, cognition, memory, attention, and language ability. The resulting information is used to determine whatever a child's academic performance is the commensurate with his or her cognitive ability। मतलब जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है वो अक्सर मनोचिकित्सक जो होते हैं या साइकेट्रिक की बात करें या स्कूल के जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं या फिर न्यूरो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनके द्वारा खुफिया परीक्षण जो एकेडमिक अचीवमेंट होती है, परीक्षण कक्षा प्रदर्शन होता है या सामाजिक हम कहें सोशल इंटरेक्शन होता है या फिर जो बच्चे की एबिलिटी होती है उसमें जो एडजस्टमेंट होता है उसके माध्यम से पहचाना जा सकता है। तो मूल्यांकन के बहुत सारे
एरिया है जिनकी वजह से हम पहचान सकते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे का अगर हम उसमें देखें, परसेप्शन है, किसी के बारे में राय बनाना, कॉग्निशन है, मेमोरी है, अटेंशन है, और लैंग्वेज की जो एबिलिटी है, भाषा सीखने की एबिलिटी, यानी कि बच्चा किस प्रकार से चीजों को याद रखता है, कितना उसकी मेंटल एबिलिटी काम करती है, या फिर किस तरीके से वो भाषा एक्वायर करता है, इसके द्वारा भी हम पहचान सकते हैं। और उसमें ये सारी क्षमताएं शामिल होती हैं। इसका जो रिजल्ट होता है, अगर हम बात करें, परिणामी जानकारी का उपयोग ये निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि किसी बच्चे का शैक्षणिक प्रदर्शन उसकी संज्ञानात्मक क्षमता के अनुरूप होता है। जैसे किसी की कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, वैसे ही उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस होता है, और उसी आधार पर वो एकेडमिक अचीवमेंट करता है। नेक्स्ट जो है, generally accepted estimate of its prevalence in a school is children range from 3% to 9%, but may run as high as 20% to 25%. Reading disability accounts for nearly 75% of referral for learning disability, which the United States Department of Education has estimated that 5% of all school children are referred फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी। मतलब जो जनरली अगर हम बात करें, तो जो एक स्कूल की उम्र होती है बच्चों में, इसमें प्रसार आमतौर पर स्वीकृत अनुमान 3% से 9% तक होता है, जो लर्निंग डिसेबिलिटी होने के चांसेस होते हैं, सब इसमें हम बचाव कर सकते हैं। लेकिन 20% से 25% तक चल सकता है। पढ़ने की विकलांगता, सीखने की विकलांगता के लिए रेफरल का लगभग 75% है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के शिक्षा विभाग ने अनुमान लगाया है कि सभी स्कूली बच्चों में से 5% को सीखने की अक्षमता के लिए संदर्भित किया जाता है। मतलब जितने भी बच्चे होते हैं, उनमें से 5% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी होती ही होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है, among children with reading disability, classroom teachers have reported a relatively high prevalence of the sign of vision disorder, including facial grammatic sequencing, head tilting, eye rubbing, and unusually close working distance. If a label of reading success is not achieved, the quality of life for the individual as well as society as a whole is diminished. पढ़ने की जो अक्षमता होती है, यानी कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे होते हैं, उनमें कक्षा में जो शिक्षक के दृष्टि विकारों के लक्षणों की अपेक्षाकृत उच्च प्रसार की सूचना दी है, जिसमें चेहरे की गंदगी, भेंगापन, सिर झुकाना, आंखों की रगड़, असामान्य रूप से काम करने की दूरी शामिल है। यदि पढ़ने की सफलता का स्तर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति के साथ पूरे समाज के लिए जीवन की गुणवत्ता कम हो जाती है। मतलब इसके जो सिम्टम्स बताए गए हैं, या फिर अगर लर्निंग डिसेबिलिटी डिसऑर्डर, इसके जो साइंस होते हैं, विजन डिसऑर्डर होता है, इसमें इंक्लूड होता है फेशियल ग्रेमेसिंग, यानी कि चेहरे की गंदगी, भेंगापन, सिर झुकाना, आंखों की रगड़, और असामान्य रूप से, मतलब जब भी कोई काम देते हैं तो उस काम को भी करने में बच्चे आनाकानी करते हैं, तो ये सारी चीजें लर्निंग डिसेबिलिटी में शामिल होती हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है, सेल्फ स्टीम एज पेयर रिलेशनशिप ऑल्सो आर नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड, पर्सनल एंड फाइनेंशियल strains are placed on parental resources and equanimity. It can have a profound and lasting impact on family function and relationship. This make reading disability a vital public health issue. मतलब जो सेल्फ स्टीम होती है, सहकर्मी संबंध भी नकारात्मक रूप से इसमें प्रभावित होते हैं। जो भी रिलेशन होते हैं, पेयर ग्रुप के लोग होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा निगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं इन चीजों से। व्यक्तिगत और वित्तीय तनाव माता पिता के संसाधनों और क्षमता पर रखे जाते हैं। ये पारिवारिक कार्यों और रिश्तों पर गहरा स्थायी प्रभाव डाल सकता है। ये पढ़ने की विकलांगता को एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा बनाता है। मतलब जैसे जैसे हम पढ़ते नहीं है, मोरल डाउन होने लगता है कि हम ये नहीं करते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, जो कॉन्फिडेंस का लेवल होता है वो कहीं ना कहीं लो होने लगता है।
नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है, द एबिलिटी टू रीड इज क्रूशियल टू function effectively to any degree in our society. All demographic group, whatever broken down by occupation, ethnic origin, race, gender, and educational label, read to varying degree for information, political awareness, social development, and entertainment. जो रीडिंग की एबिलिटी होती है हमारे समाज में किसी भी डिग्री तक प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। मतलब पढ़ना एक समाज के लिए डिग्री का कार्य करता है। सभी जनसांख्यिकी समूह, चाहे व्यवसाय हो, चाहे जातीय मूल, जाति, लिंग, शैक्षिक स्तर से टूट गया हो, सूचना, राजनीतिक जागरूकता, सामाजिक विकास और मनोरंजन के लिए अलग अलग डिग्री तक पढ़ते हैं। मतलब हर चीज के लिए पढ़ाई करी जाती है। लेकिन जब लर्निंग डिसेबिलिटी होती है वही चीजें बच्चों की अफेक्ट होती हैं जब उसे पढ़ना नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तारे जमीन पर मूवी की, तो उसमें क्या होता है, जो एक बच्चा होता है ईशान, उसको डिस्लेक्सिया होता है, पढ़ने से रिलेटेड बीमारी होती है। तो जब पढ़ने से रिलेटेड बीमारी होती है तो उसके सामने जब कुछ भी आता है तो क्या होता है, अक्षर हमेशा उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो जब हम पढ़ नहीं पाते हैं तो कहीं ना कहीं लेस फील होता है हमेशा। नेक्स्ट जो है, चिल्ड्रन हु हैव डिफिकल्टी लर्निंग टू रीड fall behind their peers and do not reach their full social and economic potential. Although reading for meaning may be considered a psycho-linguistic achievement for multi-component and highly complex behavior involving many cognitive process and initial phases of reading are visual. जिन बच्चों को पढ़ना सीखने में कठिनाई होती है, मतलब जिनको पढ़ने में दिक्कत होती है, वह अपने साथियों से पिछड़ जाते हैं। मतलब जो उनके पीयर ग्रुप होते हैं उनसे कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं और अपनी पूरी सामाजिक और आर्थिक क्षमता तक नहीं पहुंच पाते हैं। जो उनको एक सोशल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ जो अचीव करनी चाहिए वो अचीव नहीं कर पाते हैं। यद्यपि अर्थ के लिए पढ़ना कई संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से जुड़े हुए बहुघटक और अत्यधिक जटिल व्यवहारों की एक मनोवैज्ञानिक उपलब्धि माना जाता है। पढ़ने के प्रारंभिक चरण दृश्य, सबसे पहला विजुअल होता है। तो जैसे मैंने अभी इस तारे जमीन की मूवी की बात करी तो उसमें क्या होता है, जब भी उसके सामने कुछ भी आता है तो अक्षर हमेशा उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं विजुअलाइज नहीं कर पाता है बच्चा, या फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी पैदा होती है जब वो सीख रहा होता है, तो सीखने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। नेक्स्ट हम जानते हैं, अब अभी तक हमने कैरेक्टरिस्टिक जाने, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है। लर्निंग डिसेबिलिटी के टाइप्स कौन से होते हैं, इससे बहुत होते हैं, कई सारे होते हैं, बट इसमें जो मैंने मेंशन किए इसमें 4 टाइप है। तो पहला है डिसलेक्सिया। दूसरे टाइप की बात करें तो डिस्ग्राफिया। जितने भी टाइप दिए हुए हैं इनको हम डिटेल से चर्चा करेंगे आगे की स्लाइड में। तो दूसरा जो है डिस्ग्राफिया, तीसरा है डिस्कैलकुलिया, और चौथा जो टाइप है वो है डिस्प्रैक्सिया। अब आइए जानते हैं ये जितने भी प्रकार हैं उनको डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिसलेक्सिया क्या होता है। Dyslexia. People with dyslexia usually have trouble making the connection between letters and sound and with spelling and recognized words. People with dyslexia often experience and symptoms these may include. मतलब जो डिसलेक्सिया से ग्रसित लोग होते हैं वो यूजली ट्रबल करते हैं, मतलब जो लेटर और साउंड के बीच का कनेक्शन होता है या स्पेलिंग होती है या जो शब्द होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करने में बहुत ज्यादा समस्या होता है। आमतौर पर जो अक्षर होते हैं या ध्वनियों के बीच में, या फिर अगर स्पेलिंग की बात करें, शब्दों को पहचानने के साथ जो संबंध होते हैं उनको बनाने में परेशानी होती है। और जो डिसलेक्सिया वाले लोग होते हैं अक्सर अन्य लक्षणों का अनुभव करते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इसमें कुछ लक्षण हैं जो शामिल हैं, उनके बारे में जानते हैं। पहला जो लक्षण है, फेलियर और फुल्ली अंडरस्टैंड दैट अदर आर सेइंग। पूरी तरह से समझने में विफलता कि दूसरे क्या कह रहे हैं। मतलब जो अगर हम किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो जो रिसीवर, मतलब जो सामने का बंदा है वो क्या कह रहा है ये समझ में नहीं आता। ये समझने में कहीं ना कहीं हम फेल हो जाते हैं। बच्चों को जो मतलब जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी होती है नहीं समझ में आता है कि सामने वाला क्या कह रहा है, तो ये दिक्कत आती है।
नेक्स्ट जो है डिफिकल्टी ऑर्गेनाइजेशन राइटिंग रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज। इनको लिखित और बोली जाने वाली भाषा को व्यवस्थित करने में कठिनाई होती है, मतलब लिखने में भी कठिनाई होती है और जो लिखी भाषा होती है या जो बोलने वाली भाषा होती है दोनों में बहुत ज्यादा कठिन एक्सप्रेस करने में कठिनाई होती है, और जो लिखी हुई भाषा होती है उनको पढ़ने में भी उनको व्यवस्थित करने में भी काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। डिलेड एबिलिटी टू स्पीक, जो बोलने की क्षमता होती है उसमें भी देरी होती है, मतलब बोलना देर से स्टार्ट करते हैं या फिर अटक अटक कर बोलते हैं, शब्द देर में आते हैं, या फिर जो अगर हम स्पीच इंटेलिजिबिलिटी की बात करें तो स्पीच इंटेलिजिबिलिटी अक्सर शुद्ध नहीं होती है। नेक्स्ट है पुअर सेल्फ एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल सेइंग थिंग और स्टफ फॉर वर्ड नॉट रिकॉर्ड। इनका जो सेल्फ एक्सप्रेशन होता है, मतलब हम कह सकते हैं खराब आत्म अभिव्यक्ति, जो खुद की अभिव्यक्ति होती है वो काफी खराब होती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो याद नहीं किए गए शब्दों के लिए चीज या सामान कहना, जो चीजें याद नहीं होती हैं या याद करते हैं फिर भी याद नहीं होती हैं, तो उसके लिए भी इनको काफी दिक्कत होती है। नेक्स्ट है डिफिकल्टी लर्निंग न्यू वोकेबलरी आइदर थ्रू रीडिंग और हियरिंग, जो मतलब न्यू लर्निंग वोकेबलरी होती है, जो नए शब्द होते हैं नई शब्दावली होती है उनको सीखने में कठिनाई होती है पढ़ने या सुनने के माध्यम से, या पढ़ते हैं तो भी दिक्कत होती है और किसी से सुनते हैं तो भी सीखने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट ट्रबल लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज, जो विदेशी भाषाएं होती हैं उनको सीखने में परेशानी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम फॉरेन की लैंग्वेज ले लें, ब्रिटिश की लैंग्वेज ले लें, अब्रॉड की ले लें, तो जो बाहर की लैंग्वेज होती है उनको भी विदेशी भाषा होती है उनको सीखने में परेशानी होती है। नेक्स्ट स्लोनेस इन लर्निंग सॉन्ग्स एंड रिदम, गीत और तुकबंदी सीखने में धीमापन, जो रिदम होता है या फिर अगर हम सॉन्ग की बात करें तो उसको भी सीखने में दिक्कत होती है। फॉर एग्जांपल कोई गाना सुन रहे हैं लेकिन उसको भी सीखने में, सुन तो लेंगे लेकिन सीखने में काफी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। स्लो रीडिंग एज वेल एज गिविंग अप ऑन लॉन्गर रीडिंग टास्क, धीमी गति से पढ़ने के साथ साथ लंबे समय तक पढ़ने के कार्यों को छोड़ना, मतलब जो चीजें पढ़ते हैं स्लो रीडिंग होती है या फिर पढ़ने के साथ साथ लंबे समय तक पढ़ने के कार्य जो होते हैं उनको छोड़ देते हैं, जो काफी लंबी चीजें होती हैं उसको भी पढ़ने में दिक्कत आती है। डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन एंड फॉलोइंग डायरेक्शन, जो भी प्रश्न होते हैं उनको समझने में और उसमें जो इंस्ट्रक्शन होते हैं या निर्देश होते हैं उनका पालन करने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पुअर स्पेलिंग, स्पेलिंग हमेशा गलत लिखते हैं, वर्तनी या तो छोड़ देते हैं, वर्तनी खराब होती है काफी। डिफिकल्टी रिकॉलिंग नंबर्स इन सीक्वेंस, फॉर एग्जांपल टेलीफोन नंबर एंड एड्रेस, मतलब नंबर को रिकॉल करने में या क्रम संख्याओं को याद करने में काफी दिक्कत होती है, जो सीक्वेंस में संख्याएं होती हैं उनको याद करने में काफी दिक्कत का सामना होता है। अगर उदाहरण की बात करें तो फॉर एग्जांपल किसी का फोन नंबर या फिर एड्रेस की बात करें तो ये सारी चीजें याद नहीं होती। नेक्स्ट ट्रबल डिस्टिंग्विशिंग लेफ्ट फ्रॉम राइट, दाएं और बाएं में अंतर करने में भी परेशानी, इनको ये समझ में आता नहीं आता है कि किस तरफ लेफ्ट है और किस तरफ राइट है, तो लेफ्ट और राइट की डायरेक्शन पहचानने में भी काफी समस्या आती है। टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो है एक लेखन संबंधी समस्या से ग्रसित बीमारी है या डिसेबिलिटी है। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्ग्राफिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रॉब्लम विथ राइटिंग, मतलब जो डिस्ग्राफिया जिसको होती है उसको लिखने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दिस डिसऑर्डर में causes a child to be tense and awkward when holding a pen or pencil, even to the extent of controlling his or her body. A child with very poor handwriting that he or she does not outgrow may have dysgraphia. Other signs of this condition may include, अब डिस्ग्राफिया जो होता है वो बच्चों में लिखने से संबंधित जो डिसऑर्डर होता है वो होता है या विकार होता है,
हम कह सकते हैं। इसमें बच्चों को पेन और पेंसिल पकड़ते समय बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील होता है। इसके अलावा उनकी जो कंट्रोलिंग होती है उनकी बॉडी पर, आई हैंड कोऑर्डिनेशन या फिर जो और भी कोऑर्डिनेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, और राइटिंग बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है, बहुत ही ज़्यादा गंदी राइटिंग होती है। इसमें कुछ और लक्षण हैं जो शामिल हो सकते हैं, देखते हैं उन लक्षण के बारे में। पहला जो है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और राइटिंग एंड और ड्राइंग, मतलब जो जो डिस्ग्राफिया से ग्रसित लोग होते हैं, जिनको लेखन संबंधी समस्या होती है, उनको ड्राइंग और लिखने के लिए बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, वो बिल्कुल भी लिखना पसंद नहीं करते हैं या ड्राइंग करना पसंद नहीं करते हैं। प्रॉब्लम विथ ग्रामर, व्याकरण के साथ समस्याएं, इनको ग्रामर के साथ भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, ग्रामर पढ़ना भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं होता है। नेक्स्ट जो है, ट्रबल राइटिंग डाउन आइडियाज, विचारों को लिखने में परेशानी, जो उनके थॉट होते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं डायरीज में अपने थॉट को लिखते हैं, लेकिन अगर हम लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करते हैं, जो उससे ग्रसित लोग होते हैं, उनको लिखने में काफी समस्याएं उत्पन्न होती है, तो वो लिखना नहीं चाहते। और नेक्स्ट है, अ क्विक लॉस ऑफ एनर्जी एंड इंटरेस्ट व्हाइल राइटिंग, लिखते समय ऊर्जा और रुचि की त्वरित हानि, मतलब जैसे ही लिखना स्टार्ट करते हैं वैसे ही एनर्जी लॉस दिखाई देती है, इंटरेस्ट की कमी दिखाई देती है। ट्रबल राइटिंग डाउन ट्रबल राइटिंग डाउन थॉट इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, एक तार्किक अनुक्रम के में विचारों को लिखने में परेशानी होती है। मतलब जिस तरीके से बात करें, अगर बच्चा लिखना चाहता है एक सीक्वेंस में लॉजिक लगा के लिखना चाहता है, तो उसमें भी इनको परेशानी आती है। सेइंग वर्ड्स आउट लाउड व्हाइल राइटिंग, लिखते समय जोर से शब्द कहना, मतलब जो भी लिखते हैं, लिखते लिखते जोर से शब्द बोलना स्टार्ट कर देते हैं। लीविंग वर्ड अनफिनिश्ड और ओमिटिंग देम व्हेन राइटिंग सेंटेंस, वाक्य लिखते समय शब्दों को अधूरा छोड़ना या उन्हें छोड़ देना, या तो कभी शब्द छोड़ देते हैं या शब्द में कोई ना कोई अक्षर छूट जाता है लास्ट में। तो ये डिस्ग्राफिया के सिम्टम्स हैं सारे। नेक्स्ट जो तीसरी लर्निंग डिसेबिलिटी है वो डिसकैलकुलिया के नाम से जानी जाती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डिसकैलकुलिया क्या है। डिसकैलकुलिया साइंस ऑफ दिस डिसेबिलिटी इंक्लूड प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग बेसिक अर्थमेटिक, मतलब इसमें क्या होता है, जब अगर हम बात करें डिसकैलकुलिया की, तो इंक्लूड प्रॉब्लम, इसमें बेसिक अर्थमेटिक होती है, उनको अंडरस्टैंड करने में दिक्कत होती है। कॉन्सेप्ट सच एज फ्रैक्शन, नंबर लाइंस एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स अदर सिम्टम्स में इंक्लूड, मतलब जो ये डिस्कैलकुलिया होती है, इसमें फ्रैक्शन नंबर में, लाइन में, पॉजिटिव और निगेटिव जो नंबर होते हैं उनमें दिक्कत होती है। जैसे समस्याएं इसमें जो होती हैं, अंश और संख्या रेखाएं, सकारात्मक और नकारात्मक संख्याओं में, अन्य लक्षण और भी शामिल हैं, जो देख लेते हैं कि कौन कौन से लक्षण हैं। तो हम डिस्कैलकुलिया की अगर बात कर रहे हैं, तो इसमें कैलकुलेशन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं वो डिस्कैलकुलिया में पाई जाती हैं। इसमें जो पहला लक्षण है, डिफिकल्टी विथ मैथ रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम, गणित से संबंधित शब्द समस्याओं के साथ कठिनाई, मतलब जो गणित से संबंधित जो शब्द लिखे जाते हैं उनमें लिखना नहीं आता है, उसमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मैथ की रिलेटेड वर्ड को समझने में काफी प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ट्रबल मेकिंग चेंज इन कैश ट्रांजेक्शन, जो लेन देन करते हैं, मोस्टली जो मनी कॉन्सेप्ट होता है या लेन देन करते हैं, उसमें भी काफी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट जो है, मेसीनेस इन पुटिंग मैथ प्रॉब्लम ऑन पेपर, जो गणित की समस्याओं को कागज पर उतारने में चूक, जो भी चीजें होती हैं, जैसे गणित के नंबर उतार रहे हैं या सीरियल नंबर लिख रहे हैं, तो भी काफी दिक्कत होती है, उसमें कोई ना कोई नंबर छूट जाता है। नेक्स्ट, ट्रबल रिकॉग्नाइजिंग लॉजिकल इंफॉर्मेशन सीक्वेंस, फॉर एग्जांपल स्टेप इन मैथ प्रॉब्लम, तार्किक जानकारी अनुक्रमों को पहचानने में परेशानी, उदाहरण के लिए जो गणित की समस्याएं होती हैं उनमें काफी, उनके जो स्टेप्स होते हैं उनमें काफी दिक्कत होती है।
ट्रबल विद अंडरस्टैंडिंग द टाइम सीक्वेंस ऑफ इवेंट, घटनाओं के समय अनुक्रम को समझने में परेशानी। अगर कोई नंबर की चीज है कि इतने मिनट में ये करना है, या फिर अगर टाइम कॉन्सेप्ट पूछ लिया कि कितने बजकर कितने मिनट हो रहे हैं, तो टाइम सीक्वेंस को या किसी घटना के अनुसार टाइम सीक्वेंस को समझने में भी प्रॉब्लम होती है। डिफिकल्टी विथ वर्बली डिस्क्राइबिंग मैथ प्रोसेस, अगर हम बात करें कि मैथ प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है वर्बल, तो भी दिक्कत होती है। वर्बल मौखिक रूप से गणित प्रक्रियाओं का वर्णन करने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट जो डिसेबिलिटी है वो डिस्प्रैक्सिया, लर्निंग डिसेबिलिटी। अब देखते हैं डिस्प्रैक्सिया क्या होती है। अ पर्सन विद डिस्प्रैक्सिया हैज प्रॉब्लम विद मोटर टास्क सच एज hand eye coordination that can interfere with learning. Some other symptoms of this condition include, जो डिस्प्रैक्सिया होती है उसमें मोटर टास्क को करने में समस्या उत्पन्न होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आई हैंड कोऑर्डिनेशन होता है तो उसमें दिक्कत होती है। मतलब इसमें मोटर कार्यों के साथ समस्या होती है, जैसे हाथ आंख समन्वय, जो सीखने में हस्तक्षेप कर सकते हैं। जब भी हम कुछ लिखते हैं तो हमारा आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, और इसमें काफी समस्या होती है डिस्प्रैक्सिया में। इस स्थिति में कुछ अन्य लक्षण शामिल होते हैं। देखते हैं कौन से लक्षण हैं। प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजिंग वन सेल्फ एंड वन थिंग्स, स्वयं को और अपनी चीजों को व्यवस्थित करने में समस्या आती है। मतलब जैसे बहुत मेसी लाइफ होती है। अगर हम बात करें वार्डरोब की या कोई भी चीज होती है, बैग्स पैक करने की, तो सारी चीजें बहुत मेस दिखती हैं। चीजों को ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न होती है। ब्रेकिंग थिंग, चीजों को तोड़ना, चीजें अक्सर उठा हाथ में पकड़ी और चीजें टूट जाती हैं, तो अक्सर चीजें तोड़ फोड़ बहुत ज्यादा होती है। ट्रबल विद टास्क दैट रिक्वायर हैंड आई कोऑर्डिनेशन सच एज कलरिंग विथ द लाइंस, असेंबलिंग पजल्स एंड कटिंग प्रिसिसली, उन कार्यों के साथ परेशानी जिनके लिए हाथ मतलब आई हैंड कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है, जैसे कि लाइनों के भीतर रंग भरना, कोई लाइन शेप है और उसमें रंग भरना है, तो वो कलर इधर उधर निकल जाएगा। पजल्स इकट्ठा करने में दिक्कत होती है, या फिर किसी चीज को काटना है सीजर से, एकदम सही से कट करना है, एक सीक्वेंस से कट करना है, तो उसमें भी काफी समस्या उत्पन्न होती है। पुअर बैलेंस, खराब संतुलन होता है किसी भी चीज का, चाहे चलने फिरने का हो या फिर किसी चीज को रखने का हो, या फिर सारी जो बैलेंस होता है बहुत ज्यादा ही पुअर होता है। sensitive to loud and repetitive noises such as the ticking of a clock, जोर से और दोहराए जाने वाले शोर के प्रति संवेदनशीलता, जैसे घड़ी की टिक टिक, मतलब कोई चीज बार बार दोहराई जाए तो उससे बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, मतलब उस पर बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि उस पर बहुत ज्यादा नॉइज उत्पन्न करते हैं। कोई भी चीज बार बार दोहराई जाती है तो उस पर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। Sensitivity to touch including irritation over bothersome feeling clothing, स्पर्श के प्रति संवेदनशीलता जिसमें कुछ कपड़ों को परेशान करने पर जलन शामिल है। जैसे कोई कपड़े पहने और बहुत ज्यादा उसमें मतलब अच्छा नहीं फील हो रहा है, इसको नहीं पहनना है, और बहुत ज्यादा स्टक कर रही है वो चीजें, तो उसमें बहुत ज्यादा जलन शामिल होती है और उससे बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं। आई होप आपको लर्निंग डिसेबिलिटी के जो टाइप्स हमने पढ़े हैं वो सारे आपके क्लियर हो गए हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। हमने जो 4 टाइप्स पढ़े हैं, पहले डिसलैक्सिया यानी कि पठन संबंधित समस्याएं, डिस्ग्राफिया यानी कि लेखन संबंधित समस्याएं जिसमें उत्पन्न होती है, डिसकैलकुलिया यानी कि कैलकुलेशन से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं वो उसमें उत्पन्न होती हैं, डिस्प्रैक्सिया यानी कि मोटर टास्क या फिर आई हैंड कोऑर्डिनेशन या बैलेंस से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं वो डिस्प्रैक्सिया में उत्पन्न होती हैं। हम बहुत बार क्या करते हैं, पेपर तो लिख लेते हैं लेकिन उसमें हमारा एजुकेशनल इम्प्लीकेशन छूट जाता है, हम नहीं लिखते हैं। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसको एजुकेशन से जोड़ना, कि किस तरीके से हम उसको एजुकेशन से जोड़ सकते हैं। जैसे कि हम अभी जो भी पढ़ रहे हैं डिसेबिलिटी सेक्टर से रिलेटेड चीजों को पढ़ रहे हैं, तो हमें बच्चों को वो चीजें सिखानी है, हमें ह्यूमन रिसोर्सेज बनाने हैं, तो किस तरीके से हम उसको लागू करेंगे ताकि बच्चों के ऊपर वो लागू हो सकता है और बच्चों को
अच्छे से सिखा सकते हैं, लेकिन डिसेबिलिटी के रहते भी हम चीज़ों को सिखा सकते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले जानेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। और हाँ, एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप जब भी कोई टॉपिक लिखते हो पेपर में तो उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लिखोगे तो आपके मार्क्स आई होप बहुत अच्छे आएंगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। The student perceptual problem may require a different presentation of learning material। मतलब जो लर्निंग मटेरियल होती है उसमें हम किसी भी बच्चे को देते हैं तो सबके अपने अलग अलग डिफरेंट प्रेजेंटेशन होते हैं लर्निंग मटेरियल के। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी विजुअल लर्नर की बात करें, जिनको जो देख के पढ़ते हैं, जिनको लर्निंग डिफिकल्टी होती है, तो उनको डिफिकल्टी किस चीज में होती है, ज्यादातर लेक्चर से होती है, यानी कि विच रिक्वायर ऑडिटरी स्किल्स। उनकी जो ऑडिटरी स्किल्स होती है उसमें वो ज्यादा काम नहीं करती, या करती है फिर भी वो उन चीजों से नहीं सीख सकते जितना विजुअल चीजों से सीख सकते हैं, यानी कि विजुअल लर्नर होते हैं, देख के सीखते हैं ज्यादातर। इसके अलावा नोट टेकर और इंडिविजुअल ट्यूटरिंग, बोथ ऑफ विच में बी सप्लाइड बाय द डीएसएस में बी रिक्वायर्ड। मतलब इसमें क्या होता है, एक नोट टेकर या व्यक्तिगत ट्यूशन जिसमें दोनों डीएसएस द्वारा आपूर्ति की जा सकती है उसकी आवश्यकता होती है। और दूसरी ओर अगर हम बात करें, अदर हैंड अ स्टूडेंट हु हैज डिफिकल्टी विथ रिटन सिंबल मे नीड टू यूज अ रीडर और टाइप रिकॉर्डर। अगर दूसरी ओर हम बात करें, एक छात्र जिसे लिखित प्रतीकों के साथ कठिनाई होती है उसे रीडर या टेप रिकॉर्डर का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। एक छात्र जिसकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता केंद्रित करने की क्षमता कक्षा में श्रवण या दृश्य विकर्षण से बाधित होती है, को परीक्षा लेने या लिखित कार्य करने के लिए एकांत स्थान की आवश्यकता होती है। मतलब जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, अगर उसमें हम देखें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर होते हैं। सबकी जो प्रेजेंटेशन लर्निंग मटेरियल होती है एक होती है, बट सबका जो सीखने का परसेप्चुअल प्रॉब्लम होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कोई विजुअल लर्नर होता है उसको लर्निंग जो डिफिकल्टी होती है उसको लेक्चर में होती है क्योंकि वो देख के सीखता है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जो दूसरा है, लिखने में दिक्कत होती है तो उसके लिए टेप रिकॉर्डर की आवश्यकता होती है, उसको हम टेप रिकॉर्डर प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब अगर जितने भी अलग अलग टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी होती है तो उस आधार पर उनको हम मटेरियल प्रोवाइड करवा सकते हैं जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है या जैसे उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स है उसके आधार पर। फॉर एग्जांपल अगर विजुअल लर्नर है, उसको लर्निंग डिफिकल्टी है, तो उसे नोट टेकर या इंडिविजुअल ट्यूटर दिला सकते हैं। तो इस तरीके से उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, the student whose written work appear careless may not be able to communicate effectively in writing. Example, about of scientist, mathematician, and other who have poor reading and writing skills due to learning disability. Oral examination and reports would provide more valid evaluation of these students have learned, or the student might use a टाइपराइटर और वर्ड प्रोसेसर। मतलब जिस छात्र का लिखित कार्य लापरवाह दिखाई देता है या मतलब उसको लिखने में कोई ज्यादा वो नहीं होता है, इंटरेस्ट नहीं होता है, वो लिखित रूप से प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर जिसको लिखने में दिक्कत है, बहुत लोगों को टाइप करने में दिक्कत होती है तो वो क्या सोचते हैं कि कॉल लगा के बात कर लो, वो ज्यादा इजी होता है उनके लिए। तो जिसको लिखने में दिक्कत होती है वो लिख के कभी भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। जो इसमें वैज्ञानिक होते हैं, गणितज्ञों और अन्य लोगों के उदाहरण हैं जिनके पास सीखने की अक्षमता के कारण पढ़ने और लिखने का कौशल खराब है। मौखिक परीक्षाएं और रिपोर्ट इन छात्रों ने जो कुछ सीखा है उसका अधिक वैध मूल्यांकन प्रदान करेंगे, या छात्र टाइपराइटर या वर्ड प्रोसेसर का उपयोग कर सकता है। मतलब सीखने की अक्षमता के कारण अगर पढ़ने लिखने का जो कौशल है वो बहुत ही ज्यादा खराब है तो उनके लिए टाइप राइटर हो सकता है या वर्ड प्रोसेसर हो सकता है जिनका उपयोग कर सकते हैं। या फिर जिनको लिखने में दिक्कत है तो उनके लिए और भी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, स्पीच टू टेक्स्ट है, टेक्स्ट टू स्पीच है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम उपयोग कर सकते हैं।
Provide feedback and assist the student in planning the workflow of assignment of this especially important with large written assignment. It may be helpful to break the larger assignment into smaller component with opportunity for draft feedback. मतलब इसमें क्या कर सकते हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी चीजें पढ़ा रहे हैं उनका फीडबैक जरूर लें, और उसके बाद वर्क फ्लो और असाइनमेंट में भी उनकी हेल्प करें प्लानिंग करने में। दूसरी चीज, जो भी अगर बड़ा असाइनमेंट दे रहे हैं तो उस असाइनमेंट में उनको स्मॉलर कंपोनेंट करके छोटी छोटी उसमें ब्रेक करके जो भी असाइनमेंट है फिर उनसे करवाएं और फिर फीडबैक ले लें। नेक्स्ट है प्रोवाइड असिस्टेंट्स विथ प्रूफ रीडिंग रिटन वर्क। लिखित कार्य को प्रूफ रीडिंग के साथ सहायता प्रदान करें। मतलब प्रूफ रीडिंग या असिस्टेंट जब भी वो रीडिंग कर रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही है पढ़ने में या फिर किसी चीज में, तो एक असिस्टेंट प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो उनको कोई दिक्कत हो तो वो उसे गाइड कर सके। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो या फिर लगता है कि इसमें कोई करेक्शन करने की जरूरत है या कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हो। और बाकी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जितना हो सके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, फिर मिलेंगे कल।